प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज मूल रूप से पृथ्वी की सतह पर और उसके आसपास मौजूद सभी चीज़ें होती हैं। अब इन सबको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सजीव या जैव बायोटिक श्रेणी, इसमें पशु पक्षी जानवर और सूक्ष्म जीव आते हैं। और फिर दूसरी श्रेणी है निर्जीव या अजैव एबायोटिक श्रेणी। हम इस वीडियो में निर्जीव श्रेणी पर फोकस करेंगे। तो निर्जीव श्रेणी को आगे 3 मंडलों में 3 स्फीयर्स में बांटा जा सकता है। पहला मंडल है वायुमंडल एटमॉस्फेयर। यह मूल रूप से वह हवा है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। फिर दूसरी परत है स्थल मंडल लिथोस्फीयर। यह पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट पर मौजूद भूमि है। और फिर अगला है जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब पानी, तो यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में मौजूद सारा पानी है। इस वीडियो में हम वायुमंडल और हवा के बारे में बात करेंगे। तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। आपको क्या लगता है वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो इस वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका कैसे है, ये अंतरिक्ष में दूर क्यों नहीं चला जाता? तो इसका जवाब है पृथ्वी का गुरुत्वीय खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायुमंडल वास्तव में करता क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? तो ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी दिन के दौरान बहुत गर्म ना हो जाए और रात में बहुत ठंडी ना हो जाए। और निश्चित रूप से ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि यह बहुत सारी जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न गैसें प्रदान करता है। चलिए वायुमंडल की उस परत को देखते हैं जो पृथ्वी के सबसे पास है। इस परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई केवल 10 किलोमीटर है। वायुमंडल की कुल ऊंचाई जो कि 10,000 किलोमीटर है, उसकी तुलना में ये बहुत 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 पतली है। और मज़ेदार बात यह है कि वायुमंडल की 80% हवा 80% हवा इसी परत में है। और ये भी रोचक है कि सारे बादल भी इसी परत में होते हैं। और सारा का सारा जीवन, सारे पक्षी, सारे सूक्ष्म जीव जो जीवित हैं, वे ज़्यादातर इसी परत में हैं। तो ये वायुमंडल किस चीज़ से बना होता है? वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं? क्या ये ऑक्सीजन है जो बहुतायत में होती है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हमें पता है कि वायुमंडल का 78% हिस्सा नाइट्रोजन है, बाकी 21% हिस्सा ऑक्सीजन और 1% हिस्सा अन्य गैसें हैं। अब इस 1% अन्य गैसों में 0.9% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.07% अन्य गैसें हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन ये क्या होता है। तो वायुमंडल में हानिकारक दूषित पदार्थों को छोड़ना वायु प्रदूषण है। ये दूषित पदार्थ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हो सकती हैं, या ये कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी कोई चीज़ हो सकती है। अगर सांस के जरिए ये अंदर चली जाएं तो ये गैसें बहुत हानिकारक होती हैं। ये अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। अगर ये बहुत अधिक मात्रा में शरीर में चली जाए तो इनसे मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे प्रकार के प्रदूषक हैं कणिकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर। जैसे कहीं कुछ बिल्डिंग या कुछ और बन रहा हो, कुछ निर्माण हो रहा हो, तो वहाँ से आने वाली धूल या बिना जला हुआ कार्बन जैसे कण सांस लेने पर फेफड़ों से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और फिर तीसरी तरह के प्रदूषक हैं ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें। अगर हम इनमें सांस लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो मूल रूप से पृथ्वी की सतह पर तापमान में सामान्य वृद्धि को, बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारणों के बारे में और देखते हैं हम उन्हें हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे देश में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे देश में 51% वायु प्रदूषण सिर्फ उद्योगों के कारण होता है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है सख्त नियम बनाना, कड़े नियम बनाना। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कारखानों को चिमनी में फिल्टर लगाने के लिए कहना, ताकि हानिकारक गैसें वायुमंडल में प्रवेश ना करें। एक और चीज़ जो हम खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं वो है रिहायशी इलाकों और कारखानों को एक दूसरे से दूर रखना।
अब गांव में वायु प्रदूषण का दूसरा सामान्य कारण कचरा और खाना पकाने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए गोबर के उपले जलाना है। हालांकि ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन ये वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? लोग खाना पकाने के लिए एलपीजी या गोबर गैस का उपयोग कर सकते हैं, और उपले बनाने के बजाय हम गोबर का उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं, जो बहुत बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ हम कागज़ और गत्ते को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, ताकि इसका अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। अब इस तस्वीर में हम किसानों को पराली स्टबल जलाते हुए देख सकते हैं। पराली से छुटकारा पाने का ये एक बहुत तेज़ और आसान तरीका हो सकता है, लेकिन पराली जलाना ना तो खेत के लिए अच्छा है और ना ही आसपास के लोगों के लिए। तो हमें पराली का क्या करना चाहिए? इसके लिए हम क्या करें? तो पराली का उपयोग जानवरों के लिए चारे के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स, खाद या बायोगैस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। पराली का उपयोग घरों और तबेलों वगैरह के लिए छत बनाने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें भी शहरों में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। शहरों में 20 से 30% वायु प्रदूषण का कारण वाहनों का धुआं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। सड़क पर जितने कम वाहन होंगे, प्रदूषण उतना ही कम होगा। दूसरी चीज़ जो वाहन मालिकों को करनी चाहिए वो ये सुनिश्चित करना है कि वे नियमित प्रदूषण जांच करवाएं, यानी अपनी गाड़ियों की पोल्यूशन चेक करवाएं, और ये सुनिश्चित करें कि उनकी गाड़ियां अच्छी चालू हालत में हों। ये हमारे शहरों में प्रदूषण को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।